Hello, dear students. Welcome all of you in this special summer vacation series, जिसमें हम लेकर आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें अभी जो भी लाइफ प्रोसेस में आपने सीखा होगा उसका एक बहुत ही क्रिप्स वीडियो और मज़ेदार वीडियो ये होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा गोल क्या होगा और कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम इस वीडियो में लाइफ प्रोसेस का जो बेसिक का इंफॉर्मेशन हो गया, यानी इंट्रोडक्शन को हम पहले डील करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम बेसिकली न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो दूसरा हमारा आज के वीडियो का रोल होगा, मोटो होगा न्यूट्रिशन को समझना, न्यूट्रिशन क्या होता है और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस न्यूट्रिशन को कैसे कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ इस न्यूट्रिशन पार्ट वाले में मेजर पोर्शन ह्यूमन डाइजेशन का है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो सब टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे वो ह्यूमन डाइजेशन को कवर करने। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस की जब भी हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस की, तो उसमें हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही बात करना है। यानी लाइफ प्रोसेस किसकी बात होगी? लाइफ प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी। यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेस कहते हैं, या फिर ऑल द नेसेसरी phenomenon which required for a living organism to sustain its life are called as life process। तो लाइफ प्रोसेस को पहले हम देखेंगे कहाँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसको हम डिफाइन करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द necessary phenomenons required for sustaining या sustaining और continuing the life of an organism। यानी वो नेसेसरी प्रोसेसेस फेनोमेनन जो एक लिविंग को जरूरी है उसकी जीवन को चलाने के लिए कंटिन्यूअस, यही प्रोसेस होते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी इसमें कहीं ना कहीं हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन की बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, एक्सक्रीशन की बात करेंगे। यानी एक लिविंग के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस, कौन कौन से फेनोमेनन जरूरी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि लिविंग को उसके स्टेट को बनाए रखता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में
सबसे पहले अंतर क्या होता है, तभी तो हम जान पाएंगे कि कौन कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो लिविंग को मेंटेन करना है, जिसके चलते उसका लाइफ कंटिन्यू रहे, लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रहे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। लिविंग को हम लिविंग कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले इनके फीचर्स को हम जानते हैं कि आखिर लिविंग के क्या फीचर्स हैं। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो करेगा, उसमें ग्रोथ होगी। लिविंग में क्या होता है, ग्रोथ होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअसली जीवन को चलाते रहना है, यानी जो भी एक्टिविटीज एक्चुअली लिविंग में हो रही है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है, यानी सेल के अंदर होता है। तो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो कंप्लीट हो रही है वो सेल के लेवल पे, सेलुलर लेवल पे ही सारी फंक्शंस लिविंग की कंप्लीट होती है। यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होना होता है, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, सारे सेल्स के बने होते हैं, इसे कहा जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, लाइफ को कंटिन्यू करना है, तो इसके लिए ऊर्जा, एनर्जी की जरूरत होती है। यानी कोई जैसे व्हीकल है, कोई मशीन है, वो लगातार काम कर रहा है, तो उसके कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो वैसे भी लिविंग, ठीक उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को हरदम अपना लिविंग कंडीशन, लिविंग स्टेट बनाने के लिए, लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए, यानी उसका सारे सेल्स ठीक से फंक्शन करें, उसमें एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, उसे भी फ्यूल चाहिए। लिविंग को भी अपने सिस्टम को, सेल क्या है, सेल एक तरह से एक मशीन है, सिस्टम है, लिविंग बॉडी भी एक मशीन है। तो इस मशीन को फ्यूल भी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल सोर्स। एनर्जी का हरदम सप्लाई, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, सबको जरूरी है। और ये एनर्जी कैसे आएगा, ये एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड से ही हमें बाहर से ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है, यानी फूड के इनटेक को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो जाती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी जो भी लिविंग है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन ही क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब तो न्यूट्रिशन ले लिया, फूड पार्टिकल जो भी कंज्यूम करना है ले लिया, लेकिन ये फूड पार्टिकल्स से एनर्जी कैसे निकलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि हमने मान लिए भोजन कर लिया, लेकिन क्या भोजन से डायरेक्ट एनर्जी मिल रहा है, नहीं। यानी जब तक इस फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तब तक एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो हमारा काम है वो कंप्लीट नहीं होगा। हमारा काम मतलब सेल का जो काम है। तो एनर्जी बनाने की जो फैक्ट्री या जो प्रोसेस होता है, उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी फूड कंपोनेंट्स हमने इनटेक किया है वो ब्रेक होंगे, और उससे फिर एनर्जी का निर्माण होता है सेल्स के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन के थ्रू ही, जो कि ग्लूकोज को प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ही समराइज करके कहा जाता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी सारे लिविंग के लिए जरूरी है, यानी ये उनका एक लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेस में, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन।
तो रेस्पिरेशन एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, जो भी लिविंग है वो रेस्पिरेशन करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि इसी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। यानी सेल में कोई भी एक्टिविटीज होती है, जहां भी एनर्जी खर्च होता है वो एटीपी के फॉर्म में खर्च होता है। तो एटीपी कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब एनर्जी भी बन गया, लेकिन काम करते करते मशीन वगैरह में भी आप देखते होंगे कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होने लगता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी विथ कंटिन्यूअस वर्किंग ऑफ द सेल, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट का भी एक्यूमुलेशन होने लगता है। एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर भी निकालना एक जरूरी होता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, जिसमें शरीर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो सिस्टमेटिकली बॉडी से बाहर भी निकालने का कोई व्यवस्था हो, तो उसको हम प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। अच्छा, ये तो एक्सक्रीशन हो गया। लेकिन जब हमने न्यूट्रिशन किया था या जो भी हमने ऑक्सीजन लिया है, वो तो हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में गया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो भी या फिर न्यूट्रिशन हमने कहा लिया, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही उनका प्रोसेसिंग होता है। तो ये सारे मटेरियल जो किसी अलग अलग सिस्टम में बन रहे हैं, उनको थ्रू आउट द बॉडी कैसे पहुंचाया जाए। या फिर पौधों में भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वाटर रूट से एब्जॉर्ब होता है और उसको प्लांट्स के हर एक भाग में पहुंचना होता है। मेनली लीव्स में, जहाँ की फोटोसिंथेसिस हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ टाइप और कैटेगरी अंडर लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग शो करते हैं, और इसी इसेंशियल एक्टिविटीज, प्रोसेस और फिनोमिनन को लाइफ प्रोसेस के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इसमें जो आपके सिलेबस में अभी हमें करना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम डिटेल में करेंगे। तो आपने एक चैप्टर का थीम समझ लिया कि लाइफ प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। यानी ये कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, तभी उनकी लाइफ कंटिन्यू रहती है, सस्टेन रहती है। बिना इस काम को किए हुए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकता है, कंटिन्यू नहीं कर सकता है। लाइफ प्रोसेस में ग्रोथ के साथ कुछ रिप्रोडक्शन भी आता है, वो भी जरूरी है। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे आए हैं, वो अपनी संतान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इसके लिए भी एक मैकेनिज्म है जिसे हम ग्रोथ में ही इंक्लूड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, तो ये भी लाइफ प्रोसेस का ही हिस्सा है। यानी लगभग सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी से तो इस दुनिया में करोड़ों साल से एक स्पीसीज का जो भी कंटिन्यूटी है,
इतने वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं वो रिप्रोडक्शन के चलते ही दिखते हैं। बट बेसिकली हमारे इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर क्लास 10 में हमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एक्सक्रीशन को डिटेल में करना है। तो चलिए एक एक करके हम इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। अब इस लाइफ प्रोसेस में हमें मेटाबॉलिज्म और क्या होता है, तो यही सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस या फिर ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस, इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में ही ये सारा चीजें कंप्लीट हो रही हैं। यानी अगर हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है। न्यूट्रिएंट पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, फिर एनर्जी निकालना है न्यूट्रिएंट से, न्यूट्रिशन से, तो उसके लिए रेस्पिरेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसेस में, हर प्रोसेस में आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में ही हमारे सेलुलर एक्टिविटीज, हमारे लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। इन्हीं सारी केमिकल रिएक्शंस को ओवरऑल हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? लाइफ प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मेटाबॉलिज्म ये लाइफ प्रोसेस का क्रक्स है, यानी ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये क्या है? ऑल द बायोकेमिकल reactions happening in living organism, happening in the living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑपरेट हो रहे हैं उन्हीं को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक में एक ऐसा होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, कुछ फॉर्म हो रहा है, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। और कुछ इस तरह के बायोकेमिकल्स रिएक्शन है जहां मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, उसे कहा जाता है केटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी, लाइफ प्रोसेस के जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो दो तरह के बेसिकली होते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म का भी दो पार्ट हो जाएगा। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी दो तरह के पाए जाएंगे। एक को हम कहेंगे एनाबोलिज्म। क्या? एनाबोलिज्म यानी सिंथेसिस वाले जितने भी काम, बनाने वाले। और दूसरा इसका कैटेगरी हो जाएगा केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म। तो ये एनाबोलिज्म, केटाबोलिज्म क्या है? एनाबोलिज्म में ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड इज सिंथेसाइज, यानी कहीं ना कहीं इसमें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो एनाबोलिज्म क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस in which molecules या compounds are synthesized, molecules और compounds are synthesized। ये सिंथेसिस वाले सारे रिएक्शंस है। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी एक न्यूट्रिशन का पार्ट है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रहा है, तो ये सिंथेसिस वाला। इसी तरह अगर आप सेल के अंदर जाओगे तो हरदम प्रोटीन सिंथेसिस भी होते रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस, वो भी एक एनाबोलिक रिएक्शन से। लेकिन
वहीं हम केटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो इसके अंदर क्या होंगे, कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन, जो भी है लार्जर कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी ये इसमें लार्जर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, इसमें टूटते हैं सॉरी, broken down into a smaller molecules, ये क्या कहलाता है, केटाबोलिज्म। तो केटाबोलिज्म का एग्जाम्पल आप रेस्पिरेशन को लिख सकते हो, एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं, तो रेस्पिरेशन इज अ केटाबोलिक रिएक्शन। इसी तरह फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस आर एनाबोलिक। तो बहुत सारे केटाबोलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते रहते हैं और इन्हीं के सामंजस्य से, बैलेंस से एक लिविंग स्टेट बना रहता है, यानी एक सेल के अंदर, एक लिविंग के अंदर ये केटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस का बैलेंस होता है, तभी हम कोई भी लाइफ कंटिन्यू करता है, कोई भी लिविंग स्टेट में रहता है। तो लिविंग स्टेट मेंटेन करने का क्या पीछे का थ्योरी है या बैकग्राउंड है कि उसमें जो केटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस बैलेंस्ड फॉर्म में होते रहें, तभी लाइफ कंटिन्यू रहेगी और लिविंग का वजूद रहेगा। और इन्हीं सारे रिएक्शंस को हम एक तरह से लाइफ प्रोसेस के अंदर भी पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ओवरऑल रिएक्शंस को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म और उसमें फर्दर कैटेगराइजेशन होगा केटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो ये आप समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, न्यूट्रिशन, जो कि हम आज डिटेल में करने वाले हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, एक अभिन्न अंग है भोजन प्राप्त करना सबका। तो न्यूट्रिशन सिंपली अगर बात करें तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस हो गया, यानी न्यूट्रिएंट का इनटेक। तो भाई न्यूट्रिएंट क्या है, तो फूड में जो भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स रहते हैं उनको टेक्निकली कहा जाता है न्यूट्रिएंट। फूड को एक तरह से हम न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। तो न्यूट्रिशन को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ, व्हाट इज न्यूट्रिशन, इसको डिफाइन प्रोसेस ऑफ intake of nutrients। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स में होगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स में होगा आपका प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स में होगा आपका फैट्स, न्यूट्रिएंट्स में होगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। इन सारे मॉलिक्यूल्स का कंजम्पशन इंटेक ही कहलाता है न्यूट्रिएंट्स। द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स is called nutrition, is called nutrition, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये तो कहना बड़ा सिंपल है कि न्यूट्रिएंट्स का इंटेक। अब ये न्यूट्रिएंट्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का, इंटेक करने का तरीका अलग अलग होगा। ये न्यूट्रिएंट्स मेनली कैसे ऑब्टेन होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग मेथड होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग मेथड होगा, प्लांट के लिए अलग मेथड होगा,
जो ऑटोट्रॉप्स हैं, हेट्रोट्रॉप्स के लिए अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो इसमें हमें बहुत सारे वेराइटीज, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे इसमें हम बात करेंगे। तो मेनली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे न्यूट्रिशन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, या दो तरीका है न्यूट्रिशन प्राप्त करने का, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का दो तरीका है। या तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिज्म खुद बना ले, तो उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज्ड बाय द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, then this type of mode of nutrition is called as autotrophic mode of nutrition। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनाने में असमर्थ है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले सकता है, यानी एक दूसरा कैटेगरी हो जाता है हेट्रोट्रॉफ का। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं कि ये उनमें कैपेसिटी नहीं होती है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्मेशन करने का, तो वो बना बनाया भोजन ले लेते हैं, और उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के मोड्स मेनली दो तरह के हो जाएंगे। न्यूट्रिशन की अगर मोड्स की बात करें, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, तो बेसिकली दो हेडिंग्स हो जाते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ, और दूसरा कंडीशन मोड्स क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसे कहेंगे, दे कैन सिंथेसाइज देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इटसेल्फ बाय सम इनऑर्गेनिक सोर्स, यानी ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, कार्बन के कंपाउंड है। जो भी न्यूट्रिएंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए तो मेनली क्या है, वो कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स, और इन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, चाहे हेट्रोट्रॉफ हो या फिर ऑटोट्रॉफ है, उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स चाहिए ही चाहिए। अब इसमें ये होता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स या तो तुम खुद बना लो या फिर जहां से बना बनाया है वहां से ले लो। तो जो ऑर्गेनिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण खुद ब खुद कर लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफ एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, फैट का निर्माण कैसे करेंगे, तो ये इनऑर्गेनिक सोर्स से, ये जो कार्बन कंपाउंड कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फेट, इन्हीं से मिलके बने हुए हैं। यानी ऑटोट्रॉफ्स मेनली क्या करेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक, सॉरी, ऑटोट्रॉप्स में क्या स्पेशल क्वालिटी होती है कि ऑटोट्रॉप्स कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की मदद से ये अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, वो कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कौन कर सकता है, ऑटोट्रॉप्स में ही कर सकते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। तो दीज आर ऑटोट्रॉप्स। इसके अलावा आपको कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपको इसमें वाटर भी चाहिए, ठीक है।
अगर प्रोटीन्स और फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स बनाना है तो इसमें आपको नाइट्रेट भी चाहिए, अमोनियम आयन भी चाहिए, ठीक है, फॉस्फेट भी चाहिए। ये सब इनऑर्गेनिक सोर्स हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं और इन्हीं से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनेंगे। जैसे इन्हीं को मिला के क्या बन जाएगा, प्रोटीन्स बनेंगे या फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। तो ये बेसिकली सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का जिम्मा किसके ऊपर है, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर है। और ऑटोट्रॉप्स ये काम बखूबी करते हैं। और सबसे जरूरी होता है मेनली कार्बन का कन्वर्जन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि चाहे ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लियोटाइड हो, इसमें मेजर अमाउंट कार्बन मॉलिक्यूल का ही होता है। इसीलिए तो इन सारे कंपाउंड्स को, जो भी न्यूट्रिएंट्स के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि ऑटोट्रॉप्स क्या काम करते हैं। अब ये ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का इनके पास जो सबसे पहला विधि होता है या पहला स्टेप होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट अगर अब बन गया सफिशिएंट अमाउंट में, तो उसी कार्बोहाइड्रेट में कुछ चेंजेज करके प्रोटीन भी बन सकता है, उसी कार्बोहाइड्रेट में कुछ चेंजेज करके लिपिड भी बन सकता है, उसी कार्बोहाइड्रेट में चेंजेस करके न्यूक्लियोटाइड भी बनता है। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट किसी पौधे ने बना लिया तो एक तरह उसका एक रॉ मटेरियल हो गया अदर कंपाउंड्स को बनाने के लिए। यही चीज होता है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ही आप मेनली कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हो। तो डायरेक्टली अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफ्स जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनका भी दो तरीका होता है। या तो लाइट की मदद से कर लो या फिर बिना लाइट की मदद से कर लो। तो ये ऑटोट्रॉप्स अगर पहले थोड़ा सा हेट्रोट्रॉप का भी यहां लिख लेते हैं। ये क्या होते हैं, दे कैनॉट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय देयर ओन, यानी ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कैनॉट इसमें लिख लीजिए आप क्लियरली, कैनॉट कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहीं ना कहीं तो फिर ये कहां से कंप्लीट करेंगे न्यूट्रिशन, तो ये डिपेंड करेंगे, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली डिपेंड हो जाए या इनडायरेक्टली भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपको एक तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक क्लियर कट डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एग्जाम्पल भी आप लिखते जाइए। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, मेनली प्लांट्स होते हैं और बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, बैक्टीरिया। बाकी मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स इसमें क्या होंगे, हेट्रोट्रॉप्स एनिमल्स। फंगाई क्या होगा, फंगस, वो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो एनिमल्स एंड फंगाई आर हेट्रोट्रॉप्स, इसमें प्लांट्स एंड बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। ये एक मोटा मोटी आइडिया हमें रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है
उसको हम और क्लासिफाई करके डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी सोर्स, ये फिर दो तरह का हो जाता है। अगर न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट यूज अगर हो रहा है एज ए एनर्जी सोर्स, तब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कहेंगे फोटोसिंथेसिस। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया बिना लाइट को यूज किए ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी लाइट अगर नहीं यूज हो रहा है, लाइट नॉट यूज्ड, यानी लाइट की जगह पे केमिकल्स आर यूज्ड, केमिकल कंपाउंड के ब्रेकडाउन से, केमिकल कंपाउंड के ब्रेकडाउन से अगर एनर्जी ऑब्टेन हो रहा है तो उस टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कहते हैं कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट क्या है? ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, सारे प्लांट्स। और फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है? प्लांट में तो बहुत सारी वैरायटी है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसी को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या है? ये फोटो ऑटोट्रॉप्स है, प्लांट की तरह ही ये बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब कीमोसिंथेसिस कौन करता है? तो इसमें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमो ये बैक्टीरिया ही कर सकते हैं, सिंथेटिक बैक्टीरिया। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन होते हैं? सल्फर बैक्टीरिया, ये अपना कार्बोहाइड्रेट खुद बना लेते हैं। सल्फर बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा। फिर आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, यहां तक कि दही में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस, ये भी अपना कार्बोहाइड्रेट खुद सिंथेसाइज करता है। यानी एक्चुअली लैक्टोबैसिलस कर्ड से क्या ऑब्टेन करता है? कर्ड में जो भी लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और उससे वो एनर्जी केवल लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का। यानी ये जो भी बैक्टीरिया है किसी ना किसी केमिकल के ब्रेकडाउन को करने के बाद ही एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि इनके पास लाइट सोर्स नहीं है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस इज अ हेट्रोट्रॉफिक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट अभी आप इतना याद रखो। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस को डिटेल में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में एक मेजर पोर्शन है फोटोसिंथेसिस का। सो थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।